किसी इंसान को बार बार कही जाए तो कहीं न कहीं इसका असर उसके दिमाग पर होने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन तो क्या करूं, ये मैदा तो खराब हो गया। अब तो इसे कोई दुकानदार खरीदेगा भी नहीं। इस सारे मैदे में तो कीड़े लग गए हैं। इसे फेंकने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं जी, आपको ये मैदा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आटा छानने वाली छन्नी से ये मैदा छान देती हूँ, उसके बाद कीड़े इसके अंदर से निकल जाएंगे तो किसी को कुछ पता थोड़े ना चलेगा। अरे लेकिन अगर इसे कोई खाएगा तो बीमार हो जाएगा। न जाने इसके अंदर कितने दिन से कीड़े लगे हुए थे। अरे अगर इसे खाकर कोई बीमार हो भी जाएगा तो हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो इसे बेचने से मतलब है। मैं अभी इसे छान कर लाती हूँ। दुकानदार की पत्नी कीड़े लगे हुए मैदे को छानकर वापस बोरे में भर देती है। भोला की दुकान पर भी समोसे बनाने के लिए मैदा खत्म हो गया था, तो वो दुकानदार के पास मैदा खरीदने के लिए जाता है और दुकानदार उसे वही मैदा उठाकर दे देता है। भोला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो अगले दिन उसी मैदा से समोसे बनाकर तैयार करता है। अरे पता नहीं भोला भैया, आज आपके हाथ के समोसे कुछ अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने समोसा बनाने के लिए खराब मैदा का इस्तेमाल किया है। हाँ भैया, आज मुझे भी समोसे से बदबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि बाकी दुकानदारों की तरह अब आपके अंदर भी लालच आ गया है, इसलिए आप अब घटिया सामान का इस्तेमाल करने लगे हो। अरे आप लोग क्या बोल रहे हो? जितनी ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ उतनी ईमानदारी से कोई भी दुकानदार अपना काम नहीं करता होगा। आज तक मैंने समोसे बनाने के लिए कभी खराब सामान का इस्तेमाल नहीं किया है और आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। हम आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें जो लग रहा है वही बोल रहे हैं। अगर ये समोसे खाकर हमारी तबीयत खराब हुई ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ग्राहक भोला से जब ये सब बातें कहते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस दिन उसके ठेले पर जिस भी ग्राहक ने वो समोसे खाए थे वे सब के सब अगले दिन बीमार हो गए और उन लोगों ने पुलिस में भोले की शिकायत कर दी। पुलिस अगले दिन आई और भोले को पकड़ कर ले गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने समोसे बनाने में किसी घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं किया। कल मेरे पास समोसे बनाने के लिए मैदा खत्म हो गया था तो मैं दुकान से मैदा लेकर आया था। हो सकता है उसी के अंदर कोई गड़बड़ हो। तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या? हा? तुम सारे दुकानदार एक जैसे होते हो और उस मैदे वाले ने भी तुम्हें तभी घटिया मैदा दिया होगा जब तुमने उसे घटिया मैदा मांगा होगा। उस दिन तुम जेल में रहो तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। भोला पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जब भोला की पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और भोला की जमानत करवाकर उसे घर वापस ले आती है। क्या फायदा हुआ इतने साल से ईमानदारी से काम करने का, जब एक दिन के ऊपर तुम्हारे सारे ग्राहक तुम्हारे खिलाफ हो गए। किसी ने भी तुम पर भरोसा नहीं किया। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तुम कभी ईमानदारी से काम ही ना करते, तो ऐसा होने पर तुम्हें इतना बुरा तो नहीं लगता। तुम ठीक कह रही हो जानकी, इस दुनिया में ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है। एक ईमानदार आदमी से भूल में भी यह गलती हो जाए ना तो लोग उसे माफ नहीं करते। मैंने हमेशा लोगों के लिए सोचा, कभी अपने लिए नहीं सोचा, लेकिन उसके बदले में लोगों ने क्या किया? पुलिस में मेरी कंप्लेन कर दी। अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। इस बात का भोला के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और बाकी दुकानदारों की तरह वो भी लालच करना शुरू कर देता है। वो समोसे बनाने के लिए खराब तेल और खराब सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ज्यादा मसाले डालकर समोसे बेचना शुरू कर देता है। सच ही कहती थी जानकी, ज्यादा ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। अब बेईमानी करके समोसे बेचता हूँ तो भी किसी को क्या ही पता लगता, बल्कि अब तो मेरी आमदनी पहले से 4 गुना हो गई है। मैंने ठान लिया है कि अब मैं कभी ईमानदारी से काम नहीं करूंगा। खराब सामान से समोसे बनाने के साथ साथ भोला अब अपने समोसे का दाम भी बढ़ा देता है और लगभग 1 साल में उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। ये लो जानकी, मैं तुम्हारे लिए नया हार लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक हीरे का हार चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 हीरो का हार लेकर आया हूँ। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी हीरो का हार पहनने को मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, रातों रात किस्मत कब पलट जाए कुछ पता नहीं। तुमने सच कहा, लेकिन अगर मैं आज भी वही ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ जो मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं भी दुनियादारी की तरह हो गया। खैर, कल मुझे एक जगह देखने जाना है। अब मैं और उस ठेले पर काम नहीं करना चाहता। अब मैं गांव में अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जी हाँ, और आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना कि आपके वो जो दोस्त योगेश है ना, जिसने गांव में अपना रेस्टोरेंट खोला है,
वो भी आपके रेस्टोरेंट को देखता ही रह जाए और आपका रेस्टोरेंट खुलते ही उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाए। भोला अगले दिन रेस्टोरेंट के लिए जगह देखने जाता है। उसे वो जगह पसंद आ जाती है और वो गांव में अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है। लेकिन योगेश का रेस्टोरेंट गांव में होने के कारण उसका रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं चलता। भैया, आपके रेस्टोरेंट के समोसे अच्छे हैं, लेकिन योगेश भैया के रेस्टोरेंट के समोसे ज्यादा अच्छे हैं। जब हमें रेस्टोरेंट में ज्यादा पैसे ही देने हैं तो हम योगेश भैया के रेस्टोरेंट में जाकर ही समोसे खा लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रेस्टोरेंट अच्छा चले तो अपने समोसे की गुणवत्ता पर जरा ध्यान दो। अपने लालच के कारण भोला ने अपने समोसों का स्वाद इतना बिगाड़ लिया था कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बावजूद भी लोग उसके यहाँ पर नहीं आ रहे थे। और तो और जो उसके रेस्टोरेंट में आ भी रहे थे वो उसे तरह तरह की बातें सुनाकर जा रहे थे, जिस वजह से भोला अपने ही दोस्त से ईर्ष्या करने लगा। उस योगेश के रेस्टोरेंट की वजह से मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल पा रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो भी अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए घटिया सामान का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी लोगों को न जाने मुझसे क्या दिक्कत है। इस पूरे गांव में सिर्फ मेरा और योगेश का ही रेस्टोरेंट है, और अगर उसका रेस्टोरेंट ही न रहे तो गांव में मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चल पाएगा। जब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो उन्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। भोला रघु नाम के गुंडे को बुलाता है और उसके हाथ में कुछ पैसे देकर कहता है, देख, अपना काम बहुत ध्यान से करना। आज रात को उसका रेस्टोरेंट तहस नहस हो जाना चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, आज रात ये रघु उसके रेस्टोरेंट का खल्लास कर देगा। रघु पैसे लेकर चला जाता है और रात को मौका पाकर योगेश के रेस्टोरेंट को जला देता है। योगेश का रेस्टोरेंट जलकर राख हो जाता है और रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी उसी रात अचानक भोला के रेस्टोरेंट में भी अपने आप आग लग जाती है और उसके रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है तो अपने रेस्टोरेंट की हालत देखकर वो माथा पकड़कर कहीं पर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैंने तो उस रघु को योगेश का रेस्टोरेंट जलाने के लिए कहा था, लेकिन उसके रेस्टोरेंट के साथ साथ मेरा रेस्टोरेंट जलकर कैसे राख हो गया? यहाँ भोला अपना सर पकड़कर बैठा था और वहाँ बेचारा योगेश इतनी मेहनत से बनाए अपने रेस्टोरेंट को देखकर रो रहा था। अरे आज तक मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी तक तो मैंने अपने रेस्टोरेंट का लोन भी नहीं चुकाया था और मेरा रेस्टोरेंट बुरी तरह से जलकर राख हो गया। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे रेस्टोरेंट का लोन चुकाऊंगा? योगेश रो ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर आपके रेस्टोरेंट में आग लगाई है। अगर आपके रेस्टोरेंट के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है तो हमें बताइए, हमें उसकी फुटेज चेक करनी है। सर, मुझे भी लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, क्योंकि इस इलाके में भोला नाम के आदमी का भी एक रेस्टोरेंट है और कल रात को वहां पर भी आग लगाई गई। एक साथ इलाके में दो दो रेस्टोरेंट में आग लगी है तो पक्का कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। गड़बड़ तो काफी लगती है। तुम एक काम करो, अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है तो उसकी फुटेज चेक करो। हवलदार आसपास छानबीन करता है तो उसे एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाता है तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रघु योगेश की दुकान में आग लगा रहा है। तो ये है वो आदमी जिसने ये सब किया है। जितनी जल्दी हो सके इसे पकड़ कर ले आओ। ये हमारे हाथों से निकलकर जाना नहीं चाहिए। पुलिस रघु को ढूंढ कर ले आती है और उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करती है। तब रघु पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ साहब। उस समोसे के रेस्टोरेंट वाले भोला ने ही मुझे योगेश के रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए पैसे दिए थे। रघु जब